21 सितंबर 2024, बेंगलुरु। दिन शनिवार। महालक्ष्मी के घर वाले स्पेयर की का उपयोग कर उसके अपार्टमेंट में दाखिल हुए, क्योंकि न केवल दरवाजा लॉक था बल्कि महालक्ष्मी का फोन भी स्विच ऑन ऑफ आ रहा था। उस फ्लैट से इतनी बदबू आ रही थी कि एक पल के लिए भी वहां खड़ा रह पाना मुश्किल था। यह एक 1 BHK फ्लैट था और मुख्य दरवाजा सीधे कमरे में ही खुलता था। सबसे पहले महालक्ष्मी की मां मीना अंदर गईं और उनके पीछे उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी मोबाइल फोन से सब रिकॉर्ड कर रही थी। दोनों ने जैसे तैसे मुंह और नाक ढककर अंदर कदम रखा। कमरे में सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थीं। लक्ष्मी ने सबसे पहले रूम से अटैच कंबाइंड बाथरूम और टॉयलेट को चेक किया, लेकिन वहां ऐसी कोई गंदगी नहीं थी जो इस बदबू की वजह हो सकती थी। कमरा छोटा सा था, जिसमें न तो कोई बेड था और न ही ज्यादा सामान। जमीन पर एक चटाई, बेडशीट और चादर पड़ी हुई थी और पास ही काले रंग का एक बड़ा सूटकेस रखा हुआ था। लेकिन महालक्ष्मी की मां के कदम और निगाहें एक जगह आकर रुक गईं। वहां सबसे ज्यादा बदबू और मक्खियों का झुंड मंडरा रहा था और वह जगह थी फ्रिज। डर और अनहोनी की आशंका उनकी हिम्मत को तोड़ रही थी। लक्ष्मी ने दोबारा वॉशरूम को चेक किया और जैसे ही वह पलटी, तब तक उसकी मां ने फ्रिज खोल दिया। फ्रिज का दरवाजा खुलते ही बेहद गंदी दुर्गंध बाहर निकली, जिससे वह तुरंत दूर जाकर खड़ी हो गईं। लेकिन उनकी नजर कुछ ऐसा देख चुकी थी जिसने उनकी चीखें निकाल दी। फ्रिज के तीनों शेल्फ में महालक्ष्मी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। टॉप शेल्फ में पैर और बॉटम शेल्फ में कटा हुआ सिर रखा हुआ था। यह मंजर किसी के भी लिए असहनीय था, और खासकर तब जब यह किसी अपने के साथ हुआ हो। महालक्ष्मी की मां और बहन की चीख पुकार से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे में घुस पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने डबल मास्क पहनकर जांच शुरू की। पुलिस को भी ऐसा दृश्य शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। देखते ही देखते यह खबर न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर फैल गई। जैसे अक्सर होता है, हैवी मीडिया कवरेज के चलते कई तथ्य या तो गलत पेश किए गए या फिर TRP के लिए तोड़ मरोड़ कर दिखाए गए। इसलिए सही तथ्यों को सामने लाना और उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी था। पुलिस के पहुंचने के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। घर में किसी भी तरह की फोर्सेबल एंट्री के निशान नहीं थे, जिससे साफ था कि कातिल महालक्ष्मी को जानता था। न्यूज चैनल्स ने क्राइम सीन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। उन्होंने कहा कि हर तरफ खून के निशान और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। FSL टीम ने ल्यूमिनोल केमिकल का इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि अपराधी ने बड़ी सफाई से क्राइम सीन साफ कर दिया था। लाश के टुकड़ों और फ्रिज को जांच के लिए सील कर लैब भेजा गया। शुरुआत में लाश के 30 टुकड़े होने की बात कही गई, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि महालक्ष्मी के शरीर के कुल 59 टुकड़े किए गए थे। वेलकम टू द शो ब्लैक एंड व्हाइट ट्रू क्राइम स्टोरीज ऑफ इंडिया। मेरा नाम रश है और आप देख रहे हैं द हॉरिफाइंग बेंगलोर केस ऑफ महालक्ष्मी। 20 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार। बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके में बसप्पा गार्डन के पास स्थित एक 3 मंजिला इमारत में रहने वाले लोग एक तेज बदबू के कारण परेशान हो चुके थे। यह बदबू पिछले कई दिनों से आ रही थी, लेकिन अब सहन करना मुश्किल हो गया था। जब लोगों ने बदबू के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह बदबू बिल्डिंग के पहले माले के एक फ्लैट से आ रही है। चूंकि उस फ्लैट का मुख्य दरवाजा बंद था, पड़ोसियों ने मकान मालिक जीवन राम को फोन करके इस बदबू की शिकायत की। उस फ्लैट में 29 वर्षीय महालक्ष्मी किराए पर रहती थी। जब मकान मालिक ने महालक्ष्मी को फोन किया, तो उसका फोन स्विच्ड ऑन ऑफ था। बदबू असहनीय थी, इसलिए फ्लैट को खोलना जरूरी हो गया। मकान मालिक ने महालक्ष्मी के किराए के अनुबंध को देखा, जिसमें इमरजेंसी कांटेक्ट में उसकी मां और बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर दर्ज था। लक्ष्मी को फोन कर पूरी स्थिति बताई गई। लक्ष्मी ने यह बात अपनी मां और भाई हुक्म सिंह को बताई। शाम के 7 बज चुके थे, इसलिए सभी ने अगले दिन सुबह महालक्ष्मी के फ्लैट पर जाने का निर्णय लिया। अगले दिन यानी शनिवार की सुबह महालक्ष्मी की मां मीना राणा, बड़ी बहन लक्ष्मी और उसका पति इमरान उस बिल्डिंग में पहुंचे। बदबू इतनी तेज थी कि बिल्डिंग के बाहर तक महसूस की जा सकती थी। फ्लैट बाहर से बंद था, फोन स्विच्ड ऑफ था और बदबू लगातार बढ़ रही थी। इन सब बातों से किसी भी व्यक्ति के मन में अनहोनी का डर घर कर सकता था। जब फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया, तो जो देखा गया वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। महालक्ष्मी की लाश टुकड़ों में कटी हुई फ्रिज के अंदर मिली। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि लाश इतनी खराब हालत में थी कि उस पर कीड़े यानी मैगट्स लग चुके थे। इससे यह साफ था कि हत्या कई दिन पहले हुई थी, चूंकि लाश फ्रिज में थी।
इसलिए बदबू बाहर आने में वक्त लगा। पुलिस ने सबसे पहले महालक्ष्मी के बैकग्राउंड की जांच शुरू की। महालक्ष्मी की मां मीना राणा और पिता चरण सिंह नेपाल के टीकापट्टी इलाके के रहने वाले थे। उनके 2 बेटे हुक्म सिंह और नरेश थे। महालक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी ने इमरान से शादी की थी और शादी के बाद अपना नाम बदलकर शाहिदा रख लिया था। महालक्ष्मी की शादी हेमंता दास से हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी। हालांकि सितंबर 2023 में महालक्ष्मी अपने पति से अलग हो गई थी। जांच में यह सामने आया कि महालक्ष्मी का अपने पति हेमंता से झगड़ा उसके कथित अफेयर की वजह से होता था। दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ था, लेकिन महालक्ष्मी ने हेमंता को छोड़ दिया था। शुरू में वह अपनी बेटी को अपने साथ रखती थी, लेकिन बाद में बेटी को हेमंता के पास छोड़ दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी को अक्सर एक लड़के के साथ देखा गया था, जो कुछ दिनों तक उसके फ्लैट में भी रुका था। यह जानकारी पुलिस के लिए बेहद अहम थी। पुलिस ने जांच के लिए 3 टीमें बनाई। एक टीम कॉल डिटेल्स चेक कर रही थी, दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और तीसरी टीम ने हेमंता से दोबारा पूछताछ शुरू की। हेमंता ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का अफेयर 3 लोगों के साथ होने की संभावना थी। उसके स्टोर मैनेजर, एक कॉमन फ्रेंड और अशरफ नाम के एक व्यक्ति के साथ। अशरफ बेंगलुरु में एक बार्बर था और उत्तराखंड से ताल्लुक रखता था। अशरफ के साथ महालक्ष्मी की बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट भी हेमंता ने पुलिस को दिए। मीडिया ने इस मामले को श्रद्धा वालकर मर्डर केस से जोड़कर दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि जांच में यह साफ हुआ कि अशरफ का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं था। लोकेशन ट्रेसिंग और कॉल रिकॉर्ड्स ने साबित कर दिया कि अशरफ महीनों पहले ही महालक्ष्मी से दूरी बना चुका था। इस खुलासे के बाद पुलिस की जांच का रुख पूरी तरह बदल गया, लेकिन असली कातिल का पता लगाना अभी बाकी था। मामले की जांच जब आगे बढ़ी तो पुलिस ने पाया कि उनके सामने हर नई कड़ी एक गहरा और खतरनाक सच उजागर कर रही थी। मल्लेश्वरम के उस क्लोथिंग स्टोर जहां महालक्ष्मी काम करती थी से जुड़े 2 अन्य संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस को एक नई दिशा मिली। कॉल डिटेल्स और जांच से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन दोनों को संदिग्धों की सूची से बाहर कर दिया गया। इसके बाद एक नया नाम सामने आया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जांच को एक चौंकाने वाली दिशा में मोड़ दिया। पता चला कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को आखिरी बार स्टोर पर आई थी और अगले दिन से वह छुट्टी पर थी। उसी समय से स्टोर पर काम करने वाला एक अन्य कर्मचारी मुक्ति रंजन रॉय भी लापता था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि महालक्ष्मी और मुक्ति एक दूसरे के संपर्क में थे और उनके बीच लंबे समय से बातचीत हो रही थी। 2 सितंबर को भी दोनों के बीच कॉल और मैसेज का आदान प्रदान हुआ था। जब पुलिस ने मुक्ति को फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया। पुलिस ने मुक्ति के कॉल रिकॉर्ड्स में आखिरी डायल किए गए नंबर का पता लगाया, जो बेंगलुरु में रहने वाले स्मृति रंजन का था। पूछताछ में स्मृति ने बताया कि मुक्ति उसका भाई है। अब पुलिस के हाथ धीरे धीरे गुनहगार तक पहुंचने लगे थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक हुई तो मामला खराब हो सकता है। इसलिए पुलिस ने मीडिया से इस मामले की सारी जानकारी छिपा कर रखी। मुक्ति रंजन की मां और उसके 2 भाइयों से पूछताछ में पुलिस को 6 महीने पहले की एक कहानी मिली, जिसने पूरे केस की तस्वीर साफ कर दी। मुक्ति रंजन, जो उसी क्लोथिंग स्टोर में काम करता था, वहीं उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहराई और यह रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों साथ में काम करते और छुट्टियों में भी एक दूसरे के साथ समय बिताते। मुक्ति महालक्ष्मी को महंगे तोहफे देता था और उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन वक्त के साथ महालक्ष्मी का व्यवहार बदलने लगा। उसने मुक्ति से दूरियां बनानी शुरू कर दी। वर्क आवर्स में वह किसी और से घंटों फोन पर बात करती रहती, जिससे मुक्ति को शक हुआ कि वह किसी और रिश्ते में है। इस शक ने उनके रिश्ते को तनावपूर्ण बना दिया। महालक्ष्मी का गुस्सैल स्वभाव झगड़ों को और बढ़ा देता था। कई बार वह मुक्ति पर हाथ भी उठा देती थी। 1 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब मुक्ति ने जबरदस्ती की बात कही तो महालक्ष्मी ने अशोकनगर पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत कर दी। पुलिस ने न सिर्फ मुक्ति को मारा, बल्कि उसकी जेब से 10,850 रुपए भी ले लिए। यह सब मुक्ति को अंदर से तोड़ रहा था। 2 सितंबर की रात महालक्ष्मी ने आखिरकार मुक्ति को अपने घर बुलाया। दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। महालक्ष्मी मुक्ति पर शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन मुक्ति को उसकी नीयत पर शक था। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में मुक्ति ने किसी भारी वस्तु से महालक्ष्मी के सिर पर वार कर दिया। खून से लथपथ महालक्ष्मी को देखकर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने गला दबाकर उसकी जान ले ली। मुक्ति पूरी रात कमरे में बैठा रहा
अपराध की सजा और अपने बचने के रास्ते सोचता रहा। सुबह उसने पास की एक दुकान से चाकू खरीदा और महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े कर दिए। पहले उसका इरादा टुकड़ों को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का था, लेकिन इलाके की भीड़भाड़ देखकर उसने लाश को अपने घर में रखे 165 लीटर के फ्रिज में छिपा दिया। उसने सोचा कि बदबू आने से पहले वह धीरे धीरे सब टुकड़े ठिकाने लगा देगा। घर की सफाई करने के बाद मुक्ति रात में वहां से भाग निकला, लेकिन पुलिस की जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज और उसके खिलाफ बढ़ते सबूतों ने उसे बचने का कोई मौका नहीं दिया। मुक्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, लेकिन महालक्ष्मी का मर्डर करने का गिल्ट उसे दीमक की तरह अंदर से खा रहा था। उसे समझ आ गया था कि गुस्से में उसने ऐसी गलती कर दी है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। साथ ही उसे अपने परिवार की भी चिंता सताने लगी थी। वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार पर कोई आंच आए, लेकिन जिस दलदल में वह फंस चुका था उसमें उसके दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। 2 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद उसने बेंगलुरु में रह रहे अपने भाई स्मृति रंजन को कॉल किया। उसने स्मृति से घर खाली करने और शहर छोड़ने को कहा। जब स्मृति ने इसके पीछे की वजह पूछी तो मुक्ति ने मिलने पर सब कुछ बताने की बात कही। जब वह स्मृति से मिला तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे महालक्ष्मी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। उसने महालक्ष्मी पर लाखों रुपए खर्च किए थे और उसे सोने की चेन भी दी थी, लेकिन इतने पैसे लुटाने के बावजूद उसका दूसरों के साथ अफेयर था। जब मुक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुक्ति को ही जान से मारने की धमकी दी थी। अपनी सारी बातें बताकर मुक्ति ने स्मृति से शहर छोड़ देने को कहा और फिर खुद बेंगलुरु से ओडिशा के बहरामपुर निकल गया, जहां उसका भाई सत्या रंजन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मुक्ति कुछ दिन सत्या के हॉस्टल में रुका और फिर वहां से निकलकर कहीं और चला गया, लेकिन कहीं न कहीं वह बड़ी कशमकश में जूझ रहा था। इसलिए वह दोबारा अपने भाई सत्या के हॉस्टल में लौटा। सत्या को महसूस हुआ कि उसका बड़ा भाई किसी परेशानी में है। जब उसने मुक्ति से पूछा तो मुक्ति खुद को रोक नहीं पाया और सत्या को भी सारी सच्चाई बता दी। इस बीच 21 सितंबर को यह केस मीडिया और पुलिस की नजर में आ चुका था। अक्सर अपराधी अपने क्राइम के बाद उस जगह का अपडेट लेते रहते हैं। ऐसे में मुक्ति को भी यह खबर लग गई कि मामला खुल गया है। उसे समझ आ गया था कि एक न एक दिन पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए वह बहरामपुर से निकलकर 24 सितंबर की रात 10 बजे भद्रक में अपने माता पिता के पास पहुंचा। रात का खाना खाने के बाद उसकी मां को महसूस हुआ कि मुक्ति किसी बात से बहुत परेशान है। जब उन्होंने उससे बात की तो मुक्ति ने अपनी मां को भी सब कुछ बता दिया। हालांकि उसने कत्ल करने के तरीके का जिक्र नहीं किया। 25 सितंबर की सुबह 4 बजे मुक्ति अपने पिता की स्कूटी लेकर घर से निकल गया। मुक्ति के घर से कुछ दूर कब्रिस्तान के पास लोगों को पेड़ से लटकी एक लाश दिखी। मौके पर पहुंची ओडिशा पुलिस को वहां एक स्कूटी और जमीन पर पड़ा एक बैग मिला, जिसमें लैपटॉप, कुछ कपड़े, मोबाइल फोन और एक डायरी थी। पहचान करने पर पता चला कि वह लाश मुक्ति रंजन की थी, जिसने आत्महत्या कर ली थी। ओडिशा पुलिस ने मुक्ति के घर वालों को इस घटना की सूचना दी और घर वालों ने बेंगलुरु पुलिस को खबर दी, जो कई दिनों से मुक्ति की तलाश कर रही थी। पुलिस को मुक्ति की डायरी के 2 पन्नों में एक नोट मिला, जिसमें उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में अपना जुर्म स्वीकार किया था। साथ ही उसने महालक्ष्मी की बदसलूकी और पुलिस की रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया था। नोट के आखिर में 13 सितंबर 2024 की तारीख लिखी थी। इससे साफ था कि मुक्ति ने यह नोट 13 सितंबर या उससे पहले लिखा था, यानी उसे एहसास हो गया था कि एक न एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेगी, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बेंगलुरु पुलिस ने मुक्ति तक पहुंचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुक्ति यह दुनिया छोड़ चुका था। अगर स्मृति रंजन ने पहले ही पुलिस को इस बारे में बता दिया होता तो शायद मुक्ति आज जिंदा होता, लेकिन पूरा दोष स्मृति का भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं होता। अक्सर लोग अपने अपनों का ही साथ देते हैं और ऐसे धर्म संकट में उन्हें नियम कायदे नजर नहीं आते। यह केस दिखाता है कि महालक्ष्मी के लालच और धोखे की फितरत ने न केवल उसकी जान ली, बल्कि कई परिवारों को भी बर्बाद कर दिया। तो यह था आज का केस। अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट ट्रू क्राइम स्टोरीज ऑफ इंडिया का पॉडकास्ट चैनल में जाके पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।